तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव सेशन में। और गाइस आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे क्या-क्या बात करने वाले हैं। तो पहले तो बात करेंगे कि भाई आप में से काफ़ी जने ने कमेंट सेक्शन में अपना जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको मेंशन करा हुआ है। तो वहाँ से मैं 4 या 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पिक करूँगा और उसको रिव्यू करूँगा। इसके साथ-साथ अगर आप लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन को ही मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और गाइस यहाँ पे कुछ जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कमेंट सेक्शन में कि भाई अभी जो मार्केट है वो कैसा है? लमसम करने का टाइम है या फिर नहीं है? आई मीन ये इज़ इट अ राइट टाइम टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और नॉट? ये पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा हुआ है। और 2 जनों ने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इज़ इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट लमसम इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड? पहली बात। दूसरी बात, एक जने ने पूछा हुआ है कि हेलो सर, इज़ इट राइट टाइम फॉर लमसम और टू वेट फॉर अनदर 5 टू 10% करेक्शन, प्लीज एडवाइस। तो ये दो या फिर कह लीजिए एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानना चाहते हैं, तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद एक जने ने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है उसके बारे में अच्छे से बताएं या फिर उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ 3 या फिर 4 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, एंड आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वहां पे चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा फंड या फिर कौन सा फ्लेक्सी का फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। फाइन गाइस, आई मीन चैट बॉक्स में आप हाई हेलो भेज सकते हैं अगर आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन किए हैं तो, एंड अपना क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। अनूप कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। अनूप, इनका क्वेश्चन है कि भाई महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। सो महिंद्रा मैन्युलाइफ देखा जाए तो फंड वैसे अच्छा है, परफॉर्म भी शायद ठीक ही तरीके से कर रहा है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, राइट। इस फंड का रिटर्न, एंड जो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप है इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में तो बेहद शानदार दिखने को मिल रहा है, 73.73% का। लेकिन ये फंड 1 साल ही पुराना है, तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। 1 साल, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये फंड आपका मोटा मोटी लॉन्च कब हुआ था, 12 दिसंबर 2022 को, तो मतलब 3 साल से कम हुआ है इस फंड को। तो एज बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस वैसे देखें तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन नया फंड है, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आप अगर परफॉर्मेंस ही चाहिए तो आप क्वांट स्मॉल का फंड को भी चूज कर सकते हैं, वो फंड भी काफी अच्छा है। या फिर एसआईपी ही करना है तो निप्पॉन स्मॉल का फंड भी अच्छा फंड है, तो उस फंड के साथ भी आप जा सकते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, मतलब इस फंड का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले 2 से 3 सालों में काफी कम हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। तो आपको इस लार्ज एंड मिड का फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इससे बेहतर तो आपको लाइक आपका जो क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड है या फिर आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड का फंड है, इन सारे फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है, तो आप वहां पे जाके स्विच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो पूजा पांडे जी है, इन्होंने अपना क्वेश्चन या फिर कह लीजिए पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है कमेंट सेक्शन में, और इनका कहना है सर, आई एम रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर चैनल, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास जो पहला फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकेंड फंड इज निप्पॉन इंडिया लार्ज का फंड, जिसमें इन्होंने अगेन 2000 रुपीज का एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। फोर्थ फंड इज कैनरा डेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और इस फंड में इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो देखा जाए तो इनका जो पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये काफी अच्छा फंड है। लेकिन गाइस ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, या फिर पिछले 10 सालों का,
तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करा हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। और गाइस इस फंड का जो फंड साइज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फंड साइज़ होना भी अच्छी बात नहीं होता है। कई बारी बहुत ज़्यादा हैवी फंड साइज़ होने से फंड का जो रिटर्न है, वो खराब होने लगता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा नहीं है अपनी कैटेगरी में। बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का दूसरा फंड यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज का फंड, तो ये काफ़ी अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी में। तो पूजा पांडे जी आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेम इज़ द केस विथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये फंड भी काफ़ी अच्छा है मिड कैप कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें लास्ट फंड का यानी कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो ये फंड देखें तो काफ़ी एवरेज सा फंड है, रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। हर एक टाइम फ्रेम में यानी कि लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में इसने अपने कैटेगरी एवरेज एज़ वेल एज़ बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे तो यही रहेगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड से आप एग्जिट करके किसी दूसरे लार्जर मिड कैप कैटेगरी के फंड के साथ जा सकते हैं। have joined this live session. गाइस आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, प्लीज डू दी ऑनर गाइस, लाइक करें वीडियो को, राइट। थैंक्स। फाइन। तो हम लोग थे कि भाई पूजा पांडे जी के पास जो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, ये फंड बहुत अच्छा नहीं है। तो पूजा जी आप इस फंड से एग्जिट करके आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस अपने पोर्टफोलियो में क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड को ऐड कर सकते हैं, या फिर एसबीआई लार्ज एंड मिड का फंड को भी ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आपके पास कोई भी स्मॉल कैप फंड नहीं है, या फिर आपने शायद पूछा हुआ है कि अर्लियर यू रिव्यूड माय पोर्टफोलियो एंड आई एडेड निप्पॉन एंड मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड ऑन योर सजेशन। ये दोनों फंड काफी अच्छा है, लेकिन आप स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड हो सकता है, या फिर निप्पॉन स्मॉल का फंड हो सकता है, या फिर आपका टाटा स्मॉल का फंड भी देखें तो काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड को भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फाइन। अनूप का अगेन क्वेश्चन है, सर मेरे पापा जी के लिए 3 फंड लिए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है, बंधन स्मॉल कैप फंड 3500 का, एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड जिसमें 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। तो पहला 2 फंड देखें तो काफी सही फंड है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का रिटर्न देखिए तो सडनली काफी, यानी कि कोरोना के बाद काफी हद तक डाउन गया, और उसके बाद ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो मुझे ये फंड उतना अच्छा नहीं लगता है अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस का। तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, राइट, लेट मी चेक कि इसका रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है। इसको 3 स्टार का रेटिंग है, यानी कि काफी एवरेज सा रिटर्न है, ना तो बहुत खराब है ना ही बहुत अच्छा है। देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 40% का रिटर्न है, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है, एंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर जरूर है। पिछले 3 सालों में देखें तो रिटर्न 20.18% का है, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा है एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में खराब है। पिछले 5 सालों में देखें तो रिटर्न बेटर है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में भी एंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में भी। तो 5 सालों में अच्छा रिटर्न बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पर रिटर्न उतना बेहतर नहीं है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का। इसके अलावा फाइन, तो आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड से एग्जिट कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ बताया है कि क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड या फिर आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड का फंड, इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। मोहित यादव जी का क्वेश्चन है, मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1 लाख लमसम किया है और हर साल ऐसे करूंगा जब भी मार्केट डिप करेगा अगले 10 सालों तक, क्या मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा और क्या मेरी स्ट्रेटेजी सही है? आई थिंक आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। अगर आप इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कि हर एक साल आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में तो रिटर्न ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा बन के आ सकता है अगले 10 सालों में।
फाइन। तो लाइव सेशन में तो ये 3 क्वेश्चन था। अब चलिए बात करते हैं गाइस यहाँ पे दूसरे पोर्टफोलियो का, जो कि ऋषिका मल्होत्रा है। इन्होंने पूछा हुआ है, हाय सर, क्वाइट हेल्पफुल वीडियो, मतलब जो पिछला वीडियो है शायद उसके बारे में ये बात कर रही है। आई हैव इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग फंड्स एसआईपी के माध्यम से। फर्स्ट फंड जो इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड है एचडीएफसी मिंट का फंड, जिसमें इन्होंने 3500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड इज क्वांट स्मॉल का फंड, फिर है आपका एसबीआई स्मॉल का फंड, इसके बाद है आपका मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड, एंड लास्ट फंड है इनके पास यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज का फंड। प्लीज रिव्यू एंड सजेस्ट इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड। थैंक यू। तो गाइस इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, काफी सही फंड है। आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और इस फंड का शॉर्ट कॉमिंग्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बात करें सेकंड फंड का, यानी कि एचडीएफसी मिड का फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी अच्छा फंड है। हिस्टोरिकली भी काफी अच्छे तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। हालांकि इस फंड का भी फंड साइज मोर देन 56,000 करोड़ के आसपास में है, तो ये भी काफी हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी। तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेम इज द केस विद क्वांट स्मॉल का फंड, ये फंड भी काफी अच्छा फंड है। इस फंड के साथ भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अगला फंड है इनके पास एसबीआई स्मॉल का फंड, जिसमें इन्होंने 2500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो एसबीआई स्मॉल का फंड का रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। एंड रिसेंट पास्ट में हो, चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 2 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का, इन तीनों ही टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बात करें पिछले 5 सालों का, तो वहां पर रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो रिसेंट पास्ट का जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये फंड बहुत अच्छा नहीं है। मार्केट में काफी ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके स्विच कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एंड लास्टली आपके पास है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तो ये फंड काफी अच्छा है लार्ज कैप कैटेगरी से, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। गाइस जो भी लोग अभी आई मीन ज्वाइन किए हैं इस लाइव सेशन को, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तक, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें गाइस। आपका लाइक से मतलब वैसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट एक होता है कि भाई हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर रहे हैं, या फिर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी करते हैं। तो उससे एक कहीं ना कहीं फीडबैक पता चलता है कि भाई वीडियो में किस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें गाइस। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। राइट, फाइन गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पौरुष पांडे जी है, इन्होंने पूछा हुआ है, आई मीन बोला फीडबैक भी एक तरीके से कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, पिछले वीडियो या फिर पिछले पिछले हफ्ते का कमेंट है, तो उस वीडियो के बारे में बोल रहे होंगे कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। एंड क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि भाई प्लीज बेस्ट फ्लेक्सी का फंड पे वीडियो बनाएं। तो वीडियो आएगा आगे चल के, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सा फ्लेक्सी का फंड है जो कि अभी मार्केट में काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो पहला दो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। ये दोनों ही फंड देखे तो एक ही कैटेगरी का दिखने को मिलता है, यानी कि फंड साइज भी काफी ज्यादा है एंड रिटर्न भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर या फिर कह लीजिए थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर हो सकता है आपके लिए। वहीं अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस यहाँ पे दो फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड दूसरा फंड है आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों फंड भी देखें तो काफी बेहतरीन है, रिस्क लेवल ज्यादा है तो यहाँ पर रिटर्न भी आपको काफी ज्यादा या फिर काफी बेहतर दिखने को मिलता है। फाइन गाइस, तो ये 4 फ्लेक्सी का फंड है और इन चारों में से आप किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। मोहित का कहना है चैट बॉक्स में बेसिकली, जो अपना लाइव चैट बॉक्स है उसमें, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट इतना गिरे कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में,
तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो बनाइएगा। डेफ़िनेटली मोहित, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि यार क्या होता है ना कि हम लोग भी देखते हैं कि कब मौका है, कहाँ पे क्या है, ताकि मतलब मैं तो खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। प्लस जो अपने चैनल के सब्सक्राइबर है या फिर यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर है, उनको भी यार पता चले कि कौन से फंड कहाँ पे मौका बन रहा है, जिसमें जाके इन्वेस्ट कर सकें। अनूप का फिर से क्वेश्चन है, लमसम के लिए बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताइए। ओके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लमसम देखा जाए तो ज्यादातर स्मॉल कैप फंड में बैन हो चुका है, वहां पे लमसम अलाउड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है। लाइक आपका निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर आपका टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर कई सारे फंड है जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे 2 फंड मुझे लगता है जहाँ पे लमसम अलाउड है। एक है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो ये 2 फंड मुझे नज़र आता है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो नया फंड है, लाइक आपका ईडेलवाइस का स्मॉल कैप फंड हो गया, वहाँ पे लमसम अलाउड है। तो ये कुछ 3 फंड है जो मुझे याद आ रहा है जहाँ पे लमसम अलाउड है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे फंड ऐसा है जहाँ पे लमसम अलाउड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है। आपका जो एसबीआई स्मॉल का फंड है, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन बहुत कम है। तो इन तीनों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो। और क्वांट स्मॉल के फंड में भी लमसम अलाउड है, तो आप वहां पे भी जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल के फंड में। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मोहित का ही क्वेश्चन है। मोहित, आप ऑलरेडी शायद इस लाइव सेशन में हैं। तो मोहित का क्वेश्चन है, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट लमसम इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड? तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट अगर 5 से 7% गिरावट दिखा रहे, अगर उस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी का में गिरावट जो है 5 से 10% के बीच में अगर आता है, तो आपको जरूर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। एक छोटा सा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन आपको लमसम जरूर करना चाहिए। और आपको मतलब आपके पास जितना कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने का, लाइक कैपिटल जो आपने अलोकेट किया हुआ है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको सारे कैपिटल को एक ही साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ट्रांचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई अगर आपके पास 50,000 रुपये है, तो उस 50,000 को आप 5 हिस्सों में बांट देंगे कि भाई पहले मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, फिर अगला 10,000 जब अगला बार मार्केट गिरेगा उस टाइम पे इन्वेस्ट करूंगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो कॉस्ट है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ परचेज, वो एवरेज हो जाता है। एंड अल्टीमेटली मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस केस में क्या है कि आपका प्रॉफिट ना काफी मैक्सिमाइज हो जाता है। और इसको एक तरीके से टॉप अप वाला हिसाब भी कहते हैं कि अगर आपका एसआईपी भी चल रहा है, तो उस एसआईपी में आप टॉप अप कर सकते हैं जब भी मार्केट में तेज गिरावट आए। तो उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो मार्केट में अगर 5% कम से कम गिरावट है, तो उस केस में आपका कुछ ना कुछ पैसा जरूर मार्केट में जाना चाहिए लमसम के माध्यम से। गाइस जो भी लोग अभी नया ज्वाइन किए हैं इस लाइव सेशन को, प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें गाइस। थैंक यू। फाइन, तो मोहित का एक क्वेश्चन था, मैंने आंसर कर दिया है। अगेन जॉर्ज थॉमस है, he is also asking similar kind of question. Hello sir, is it right time for lump sum or to wait for another 5 to 10% correction? Please advise. तो जॉर्ज, यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि भाई 5 से 10% गिरावट, उस बीच में अगर गिरावट आता है, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि ट्रेन छूटे ना। मतलब ऐसा ना हो कि भाई बाद में पता चले मैंने मिस कर दिया, है ना। तो उस तरीके से ट्रेन ना छूटे, आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा बहुत पैसे डाल सकते हैं, लेकिन पूरे पैसे एक बारी में नहीं डालें। मतलब इन वन गो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट योर एंटायर कैपिटल इन स्टॉक मार्केट। आप ट्रांचेज में, मतलब थोड़े थोड़े करके आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मतलब ज्यादा फायदा हो सकता है। आपका बाइंग रेट नीचे रहेगा। एंड अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो उस केस में आपका पैसा ज्यादा बनने का जो चांस है और ज्यादा हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अविनाश पुण्यार्थी का। इनका कहना है, सर एक कंफ्यूजन होता है हमेशा, जनरली म्यूचुअल फंड 1 से 2 साल में 40% तक का रिटर्न मिलता है, और फिर धीरे धीरे 10 इयर्स में अराउंड 20% के आसपास का रिटर्न दिखने को मिल जाता है।
एग्जाम्पल पराग पाड़ी का इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है या फिर मेरे एसेट लार्ज एंड मिड का फंड का। बट जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए ऐसा बोला जाता है। बट बिकॉज 10 इयर्स का इंटरेस्ट रेट या फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 3 साल का रेट ऑफ रिटर्न 3 इयर्स के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में कम होता है। क्या 10 इयर्स तक इन्वेस्ट करना करेक्ट होता है या फिर नहीं? तो इनका क्वेश्चन यहाँ पे ये है गाइस कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है वहां पे रिटर्न ज्यादा दिखने को मिलता है। अगर आपने भी देखा होगा या फिर स्टडी किया होगा तो लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में रिटर्न बेहतर रहता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 10 सालों का या फिर 20 सालों का या फिर 15 सालों का, तो वहां पर रिटर्न ना काफी एवरेज सा हो जाता है, क्योंकि उतार चढ़ाव चलता रहता है जिसकी वजह से रिटर्न मतलब एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप 40% 50% रिटर्न कमाते हैं या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं, देन म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। आप डायरेक्ट इक्विटी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं लाइक 1 ईयर या फिर 2 ईयर, तो यहाँ पे आपको लॉस होने का भी जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, ताकि अल्टीमेटली जो मार्केट है ऊपर की तरफ जाता है और आपको प्रॉफिट ही होता है। ऐसा ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। लेकिन गारंटी कभी नहीं है गाइस स्टॉक मार्केट में, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट से ही लिंक है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो स्टॉक ही खरीदता है, और स्टॉक जैसे चढ़ेगा या फिर गिरेगा उस हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड का नैव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। फाइन। तो गाइस ये तो अविनाश का क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूँ अविनाश आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर समझ में नहीं आ रही है या फिर नहीं आई है, देन आप अगेन क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे अमनदीप सिंह का। इनका कहना है हाई आई एम डूइंग एसआईपी इन बिलो फंड्स, प्लीज गाइड। पहला फंड है गाइस इनके पास पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 4000 का एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड इज यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड है इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। फोर्थ फंड है इनके पास कैनरा डोबैको स्मॉल का फंड, जिसमें इन्होंने नहीं 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 फोर्थ फंड इज कैनरा डोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। पांचवा फंड है आपका कैनरा डोबैको स्मॉल कैप फंड। इसके बाद है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। फिर है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली इनके पास है मिरई एसेट लार्ज एंड मिड का फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। Please analyze my portfolio. I'm aggressive investor, hence taken more small cap fund. Can add more fund if required. फाइन। तो गाइस अमनदीप के पोर्टफोलियो में काफी सारे स्मॉल कैप फंड भी है, और देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी से भी इन्होंने 3 फंड ले रखा है। पहला फंड है आपका यूटीआई निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है। फिर है आपका कैनरा डोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एंड लास्टली इन्होंने ऐड करा हुआ है मिरई एसेट लार्ज एंड मिड का फंड। तो यहाँ पे भी लार्ज कैप का हिस्सा काफी अच्छा खासा है। तो अमनदीप मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी से आप एक ही फंड को रखें अपने पोर्टफोलियो में, और मोस्ट प्रोबेबली आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के साथ जा सकते हैं। इंडेक्स फंड के साथ वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एंड एक आप लार्ज एंड मिड का फंड को भी रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप कैनरा डोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड से या फिर यूटीआई निफ्टी 50 या कौन सा है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, इन दोनों में से किसी एक फंड को आप रख सकते हैं और एक फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इनके पास मिड का फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। तो ये काफी अच्छा फंड है, तो अमनदीप आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और पहला फंड था इनके पास पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है ये फंड काफी सही फंड है। हालांकि फंड साइज काफी ज्यादा है, लेकिन रिटर्न देखें तो काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो इनके पास
कैनरा डोबैको स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आप कैनरा डोबैको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा डोबैको स्मॉल कैप फंड इन दोनों फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, ये भी काफी कम दिखने को मिलता है, मोटा-मोटी 4 टू 5% के आसपास में ही है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो आप उन दोनों स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो। फाइन। एंड लास्टली हमने मेरे एसेट लार्ज एंड मिड के फंड के बारे में बात कर ही लिया कि भाई इस फंड के साथ वो कंटिन्यू करके चल सकते हैं, या फिर इस फंड का भी रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। इसके जगह पे अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड को आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो। गाइस बात करते हैं एक और पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखा जाए तो शांतनु पॉल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि भैया प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। एज 28 ईयर का है, मॉडरेट से लेके अग्रेसिव इन्वेस्टर है, एसआईपी रनिंग है 1.5 ईयर से, वांट टू इन्वेस्ट फॉर 12 टू 15 ईयर, अकुमुलेट मतलब जो पर्पस है इनका वो ये है कि भाई टू अकुमुलेट अ गुड टू वेल्थ। एसआईपी जो रनिंग है, पहला फंड है इनके पास एसबीआई लार्ज एंड मिड का फंड, दूसरा फंड है आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी का फंड, फिर है बंधन स्मॉल का फंड, एसबीआई स्मॉल का फंड, उसके बाद है पीपीएफ में 1000 का इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने लमसम भी करा हुआ है, क्वांटामेंटल जिसमें इन्होंने 30,000 इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। इसके बाद देखें तो इनके पास क्वांट का मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 5000 का एसआईपी स्टार्ट ठीक रहेगा। मतलब इनका क्वेश्चन है कि भाई क्वांट के मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में से दोनों मतलब दोनों में से किसी एक फंड में इनको एसआईपी करना है, तो कौन सा फंड बेहतर रहेगा। फाइन। इसके बाद इनका पूछना है कि भाई पोर्टफोलियो ठीक है या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो बात करते हैं इनका पहला फंड का, यानी कि एसबीआई लार्ज एंड मिड का फंड का। तो ये काफी सही फंड है, तो शांतनु आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। निपुण मल्टी का फंड भी देखे तो काफी सही फंड है अपने कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेम इज द केस विद बंधन स्मॉल का फंड, इसका भी रिटर्न देखें तो काफी अच्छा है, रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी बेहतर ही दिखने को मिलता है, थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। एंड वही बात करें आपका एसबीआई स्मॉल का फंड का, तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है एंड रिस्क रेशियोज भी बहुत बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे तो क्लियर कट सजेशन ये है कि आपको एसबीआई स्मॉल का फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। एंड बात करें पीपीएफ का, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, तो ये सही है, आप इसके साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। एंड आपने जो लमसम करा हुआ है क्वांटामेंटल फंड में, एंड आपने जो लमसम करा हुआ है क्वांटामेंटल फंड में, तो ये काफी सही फंड है, तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड क्वांट मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में से आप दोनों में से किसी एक फंड में आप जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जाए, यहाँ पे बेहतर ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा फंड मैनेजर को, और मार्केट का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से जो स्टॉक्स है उसको चेंज करते रहते हैं, या फिर कह लीजिए कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जो है उसको चेंज करते रहते हैं। तो आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं, मिड कैप से बेहतर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपके लिए। फाइन गाइस, अभी 5-6 लोग हैं इस लाइव सेशन में। गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट क्वेश्चन है, देन यू कैन डेफिनेटली पुट योर क्वेश्चन इन दिस चैट सेशन और द लाइव सेशन। रिप्लाई तो करूंगा ही यार, इसमें कोई वो वाली बात है नहीं। फाइन, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो यहीं से उठा लेते हैं अपना। ओके, समीर सलामे का यहाँ पे कहना है कि I'm समीर सलामी, my age 37, I invest since last 8 months, मतलब ये पिछले 8 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन एंड रिव्यू माई पोर्टफोलियो, माई टारगेट 20 ईयर, प्लीज सजेस्ट न्यू फंड। 2-3 करोड़ इनको चाहिए भाई अगले 20 सालों में। कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी, प्लीज डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। ओके, इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो है आपका निप्पॉन स्मॉल का फंड, जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड इज पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। थर्ड फंड है एक्सिस मिड कैप फंड एंड फोर्थ फंड इज एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान, जो कि अच्छा फंड है। इंडेक्स फंड देखा जाए तो एचडीएफसी का काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं।
निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा फंड है, लेकिन जो बीच का 2 फंड है, पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड, ये दोनों बेहतर फंड नहीं है, तो आप इन दोनों फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं। इसके बदले आप अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं और ₹2000 जो है आपका दोनों फंड मिला के उसको आप एक ही फंड में यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जाके डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और आपको चाहिए अगले 20 सालों में 2 से 3 करोड़, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपको 2 करोड़ चाहिए, तो 2 करोड़ के लिए नहीं भी तो मुझे लगता है कि कम से कम ₹12,000 आपको महीने का इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर 18% के हिसाब से भी रिटर्न मिलता है अगले 20 सालों में, जो कि देखा जाए तो गुड नंबर है। आई मीन नॉट 20 सालों में, राइट, सॉरी 20 इयर्स में, तो मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आप 12,000 से इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप 10,000 से भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मोटा-मोटी 2 से ढाई करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो समीर सलाह में आपको मतलब मोटा-मोटी ₹10,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर एक महीने फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, और फंड भी आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। लाइक आपके पास स्मॉल कैप से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, लेकिन आप एक और स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड को। मिड कैप तो ऑलरेडी हो गया आपके पास, और आपके पास फ्लेक्सी का फंड नहीं है, तो आपको एक फ्लेक्सी का फंड भी ऐड करना चाहिए, और वो फंड हो सकता है आपके लिए यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी का फंड। ये काफ़ी अच्छा फंड है, क्योंकि क्वांट का फंड ऑलरेडी आपके पास हो जाएगा स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड को ऐड करना उतना लॉजिकल या फिर कह लीजिए लॉजिकल डिसीजन नहीं रहेगा, तो आप जेएम फ्लेक्सी का फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न मिल के आ सकता है। गाइज, आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है मुझे यहाँ पे, कि भाई जो आईटीआर फाइलिंग का सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? और आप लोग अगर सैलरीड क्लास पर्सन है या फिर बिजनेस भी करते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल तो करना ही पड़ता है, फाइन। तो अब मैं अपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई मैं खुद, मेरा जो टीम है या फिर मैं, हम लोग मिलके आपका जो आईटीआर है वो फाइल करते हैं। और जनरली मैं जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनके लिए जो आईटीआर फाइल करता हूँ, तो उसके लिए मोटा मोटी ₹1500 चार्ज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर है, जो अपने चैनल के सब्सक्राइबर है, उनके लिए ये रेट मैंने ₹749 रखा है। तो ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट पे मैं आपका आईटीआर फाइल करने वाला हूँ, अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में भी नीचे डाल दूँगा जो व्हाट्सएप नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, और आपका आईटीआर, आई मीन कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नॉट कमेंट की, सॉरी फॉर दैट। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपका जो आईटीआर है वो सिर्फ ₹749 में ही मैं फाइल करके देने वाला हूँ। और गाइस, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पे किसी और को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे भी मैंने ये पोस्ट डाला हुआ है कि मैं आप लोगों का आईटीआर फाइल करूँगा सिर्फ ₹749 में। लेकिन एक अपने सब्सक्राइबर है, उनको कन्फ्यूजन हो गया कि भाई मैं किसी और को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो मतलब मैं खुद ही आप लोगों का जो आईटीआर फाइलिंग का जो काम है वो हम लोग खुद ही करने वाले हैं। मेरे लाइक ऑब्जर्वेशन में ही रहेगा वो काम। और बात रही कि भाई डेटा का जो इंटीग्रिटी है या फिर डेटा का जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है उसकी, तो ये चीज़ का गारंटी मैं दे सकता हूँ कि भाई हम लोग किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं, तो भाई उसका प्रॉपर तरीके से डेटा का गोपनीयता जो होता है, बेसिकली प्राइवेसी, या फिर डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, वो मेंटेन किया जाता है। तो हम लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं। तो हम लोग अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है उससे भी मतलब बंधे हुए हैं कि भाई अपना क्लाइंट का जो डेटा है उसको मेंटेन या फिर प्राइवेसी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आपको उस बात को लेकर टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट? तो जो नंबर मैंने दिया हुआ है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपका आईटीआर मैं सिर्फ ₹749 में ही फाइल करके देने वाला हूँ। और गाइस, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आप सैलरीड क्लास पर्सन है, तो आपका जो रिफंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन के आ सके, राइट? यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बहुत लोग रिफंड का परसेंटेज जो होता है उसके बेसिस पे भी काम करता है, बट अपने केस में ऐसा नहीं है। काफ़ी मिनिमम रेट पे आपको रिटर्न फाइल करके देने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड आए, ऐसा तरकीब या फिर टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं। फाइन। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि अब्दुल हाशमी, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है, काइंडली कमेंट
माय इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है कि काइंडली रिव्यू माय इन्वेस्टमेंट। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग 5000 रुपीज इन ईच 3 स्मॉल कैप एंड 1 मिड कैप। ओके, टारगेट ईयर, आई मीन 20 ईयर लिखा हुआ है, तो इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 20 ईयर का है। निप्पॉन स्मॉल का फंड में 5000 का है, क्वांट स्मॉल का फंड में भी 5000 का है, टाटा स्मॉल का फंड में 5000 एंड क्वांट मिड का फंड में 5000। तो देखा जाए तो ये काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है। तो अब्दुल, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपने पहला 3 स्मॉल का फंड ही ऐड करा हुआ है, और यहाँ पे देखा जाए तो आपने सारे फंड में एक ही सिंगल, मतलब एक ही जो अमाउंट है 5000 आपने इन्वेस्ट करा हुआ है इच फंड में, जो कि देखे तो किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। हर एक फंड का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है, और जो इन्वेस्टर होता है उनका भी रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। तो आपको फंड का जो रिस्क रेटिंग है या फिर रिस्कोमीटर है, प्लस आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग फंड को भी चूज करना चाहिए, और फंड को जो पैसा है उसको भी अलोकेट करना चाहिए। तो सेम अमाउंट हर एक फंड में नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। तो पहले तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि आपने 3 स्मॉल कैप फंड ले रखा है और 1 मिड कैप फंड ले रखा है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप टाटा स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए, और आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप टाटा स्मॉल कैप फंड के बदले अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी का फंड को ऐड कर सकते हैं, और वो फंड हो सकता है आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। गाइज, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद बहुत लोगों के दिमाग में आता रहता है। यहाँ पे मुकेश गर्ग जी है, इनका क्वेश्चन है कि सर, क्या स्मॉल कैप फंड में 5-6 साल तक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बनता है? एक यूट्यूबर बार बार अपने वीडियो में यही कहते हैं, फिर हम अपना पैसा मतलब क्यों इन्वेस्ट करें? प्लीज क्लैरिफाई दिस। तो गाइज, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 4-5 साल तक रिटर्न नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि स्मॉल कैप फंड काफी रिस्की फंड होता है। तो अगर मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। लेकिन जब मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आपको ज्यादा रिटर्न भी बना के दे सकता है। तो दोनों पहलू है यहाँ पे, मतलब रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो दोनों साइड है गाइस यहाँ पे। तो आपको अपना जो रिस्क है उसको देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है कि भाई आपके लिए स्मॉल कैप फंड कितना बेहतर है और कितना पैसे आप वहां पे जाके अलोकेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप स्मॉल कैप फंड में भी उतने ही पैसे डालें और लार्ज कैप फंड में भी उतने ही पैसे डालें। आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फंड चूज करना है, और उस फंड में कितना पैसे डालना है उसको भी डिसाइड करने की जरूरत है। मुझे लगता है गैस ठीक है। अब किसी का कमेंट वमेंट भी नहीं आ रहा है, किसी का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो इस लाइव सेशन को शायद यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। यही अच्छी बात रहेगा, है ना? अगर किसी के मन में डाउट वाउट है यार, कोई क्वेश्चन वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फटाफट आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे, है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है भाई, अगर लाइव आया हूँ तो फिर आप पूछ नहीं रहे हैं, बाद में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आने लगते हैं, सर मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, मेरे पास ये फंड है, वो फंड है, ऐसा अच्छा है नहीं है, क्या है ना? तो उस तरीके से तो आप लाइव सेशन में यार पूछिए, आप भी मतलब लाइव सुन सकते हैं कि भाई मैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ, या फिर मेरा क्या व्यू है आपको पोर्टफोलियो को लेके, राइट? चलो एक और उठा लेते हैं यार क्वेश्चन कमेंट सेक्शन से, है ना? विनोद वाकाडे, राइट, विनोद वाकाडे जी है। इनका कहना है, हाई माय फ्रेंड, काइंडली रिव्यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, टारगेट इज 1.5 करोड़ फॉर नेक्स्ट 15 ईयर। यानी कि इनको अगले 15 सालों में 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। स्टार्टेड एसआईपी इन द मंथ ऑफ मई 2021। तो ये मोटा मोटी 2-2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। इनके पास जो पहला फंड है गाइस, वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 3800 पर मंथ के हिसाब से एसीपी करा हुआ है। सेकंड फंड इज आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। थर्ड फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। फोर्थ फंड इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। पांचवा फंड है आपका पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड। छठा फंड है क्वांट फ्लेक्सी का फंड। एंड सातवां फंड है आपका मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो गैस देखिए, तो इनका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है। और वाई ऑल प्राइवेट, ओके, तो समवन एल्स हैज रिप्लाइड इन द कमेंट, मतलब विनोद को रिप्लाई कर रहे हैं कि व्हाई ऑल प्राइवेट, मतलब सारे प्राइवेट फंड क्यों? भाई सारे प्राइवेट ही फंड है, सरकारी फंड, सरकारी म्यूचुअल फंड कौन सा है यहाँ पे? कोई भी सरकारी म्यूचुअल फंड नहीं है, सारे ही प्राइवेट म्यूचुअल फंड है भाई।
तो जो पहला फंड है इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये फंड मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, हालाँकि रिटर्न बहुत खराब भी नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिज़न में बेहतर ही दिखने को मिलता है। तो आप चाहे तो इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वैसे लग नहीं रहा है। लास्ट 5 ईयर में रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है इस फंड का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो वहाँ पे रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एंड अक्रॉस द कैटेगरी काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। तो आप क्वांट मिड कैप फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इसका भी रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। तो आप इस फंड को भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड, ये दोनों फंड भी देखें तो काफ़ी अच्छा फंड है। तो आप इन दोनों फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्टली इनके पास है आपका मिरई एसेट लार्ज लिमिट का फंड, जो कि देखा जाए तो अभी के हिसाब से बहुत अच्छा फंड नहीं है। तो आप मिरई एसेट लार्ज लिमिट का फंड से एग्जिट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे दिक्कत ये है कि इनके पास 6 फंड है, जो कि देखिए तो ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो में मोटा-मोटी 3, 4 मैक्सिमम 5 से ज़्यादा फंड नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो यहाँ देखा जाए तो इनके पोर्टफोलियो में 1 फंड ज़्यादा है, तो जो कि चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे एसेट लार्ज लिमिट के फंड से इनको एग्जिट ज़रूर कर जाना चाहिए। फाइन गाइस, मैंने ये लास्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया है। अब टाइम भी मोटा-मोटी 50 मिनट के आस-पास में हो चुका है जो मैंने एलोकेट करा था। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जो लोग भी इस लाइव सेशन को जॉइन किए हैं, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। संडे को यानी कि हर एक संडे को मैं कोशिश करूँगा कि ये लाइव सेशन मैं लेके आऊँ और आप लोग प्लीज़ लाइव सेशन जॉइन कीजिएगा। सो दैट कई बार क्या होता है कि भाई ठीक है, हम लोग कॉल में तो नहीं कि भाई बातचीत कर सके, इंटरेक्ट कर सके, लेकिन हाँ, कम से कम ये रहता है कि भाई आप लाइव देख रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो को लेके मेरा व्यू क्या है, कैसा है ना? तो उस तरीके से आपको सही भी लग सकता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जॉइन करें अगली बार से। इस बार काफ़ी कम लोग थे, पिछले लाइव सेशन में देखा जाए तो अच्छे नंबर में लोग आए थे, बट आज के लाइव सेशन में काफ़ी कम लोग थे, बट दैट्स फाइन। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और हाँ गाइज़, फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर, मैं एक सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं या फिर मेरा जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो फाइल करे। इन दैट केस जो नंबर दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोबाइल नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है, उस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयी है, आपका सिर्फ सैलरी इनकम है, इन दैट केस आपको सिर्फ 749 रुपीज़ में ही आपका आईटीआर फाइल करके देने वाला हूँ। तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़, आपको अब ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो मई महीना खत्म होने वाला है, जून आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके अपना आईटीआर फाइल करवा लीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो या फिर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। अगले लाइव सेशन में तो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी मल्टीपल वीडियोज़ आपको दिखने को ज़रूर मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब मैं वन वे बोलूँगा आपको। देयर वोंट बी अ टू वे कम्युनिकेशन, बट हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।